नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। विदेश में भारत की आलोचना करना राहुल की आदत है, एक कौन कह रहा है? हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब वही कह रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा है कि राहुल गांधी अमेरिकी अमेरिका यात्रा पर गए हुए हैं। तो अगर भारत में लोकतंत्र नहीं है तो कभी एक और कभी दूसरी पार्टी कैसे जीतती है चुनाव? जब आप विदेश में कुछ बोलते हैं तो वह राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध जाता है। और आप देखते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। आपके क्या है? लोकसभा चुनाव है, 18वीं लोकसभा चुनाव, 18वीं। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और वर्तमान में कितनी सीटें हैं लोकसभा में? 543 सीटें हैं। और लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आप लोग वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डाल सकते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, आप सभी जानते हैं। आईएमए में तैनात रहे लेफ्टिनेंट कर्नल का कोर्ट मार्शल। भारतीय सैन्य अकादमी में तैनात रहे एक लेफ्टिनेंट कर्नल पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल पर सिविलियन महिला क्लर्क से संबंध बनाने और उसके आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए स्पर्म डोनेट करने का आरोप लगा है। महिला का पति सेना में हवलदार है। कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल ने सभी आरोप स्वीकार किए हैं। कनाडा में 700 भारतीय छात्रों पर स्वदेशी वापसी का खतरा मंडरा रहा है। कनाडा में 700 भारतीय विद्यार्थियों पर स्वदेश वापसी का खतरा मंडरा रहा है और इन पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रवेश लेने का आरोप लगाया गया है और इनमें ज्यादातर पंजाब के हैं। संसद में यह मामला उठने पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हर छात्र को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाएगा। आप देखते हैं कि बहुत सारे छात्र भारत से अमेरिका जाते हैं ना, कनाडा जाते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। ईडी ने ममता की बहू रुचिरा से की पूछताछ, अब भतीजे अभिषेक को भी किया तलब। केंद्रीय एजेंसी को रुचिरा के बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन का पता चला है। शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक को 13 जून को किया गया तलब। ये सब आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है? पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। और जो आप देख रहे हैं कि घोटाले सामने आ रहे हैं ना, उन्हीं को लेकर बात हो रही है। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं। और इसकी स्थापना अगर आप लोग देखें तो 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आरबीआई ने ब्याज दरों को फिर स्थिर रखा, ईएमआई में नहीं होगा बदलाव। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिया गया फैसला, 6.50% ही रहेगी रेपो रेट। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि महंगाई को काबू रखने के लिए जो संभव होगा वह करेंगे। और अप्रैल 2023 में खुदरा महंगाई की दर 4.7% थी, जो नवंबर 2021 के बाद सबसे कम है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आप लोग याद रखिए। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और आपको देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा। कहां? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए मौद्रिक नीति की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखेंगे कि मौद्रिक नीति, तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा मौद्रिक नीति समिति। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45(ज़)(B) के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार है। और इसका उद्देश्य होता है, धारा 45(ज़)(B) में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी और मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंकों के लिए बाध्यकारी होगा। और आप देखते हैं कि अधिनियम की धारा 45(ज़)(B) के अनुसार मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होंगे। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के पदेन अध्यक्ष होंगे। उपराज्यपाल मौद्रिक नीति के प्रभारी के रूप में काम करेंगे। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी होगा। और केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्य होंगे। 3 बैंक की तरफ से होंगे, 3 आप देखते हैं किसकी तरफ से होंगे, ये आप देखेंगे किसकी तरफ से होंगे, आरबीआई की, केंद्र सरकार की तरफ से होंगे, और 3 बैंक की तरफ से होंगे।
यहाँ रेपो रेट की बात हुई है, तो रेपो रेट होता क्या है, तो आप देखते हैं कि वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कर देता है ना, उसी को आप लोग रेपो रेट कहते हैं। जबकि रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देती है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा इसमें, ठीक है। ये आप देखिए G20 बैठक में भाग लेने भारत आएंगे सऊदी प्रिंस, पीएम ने फोन पर बात की है, प्रधानमंत्री साहब ने। और G20 की बात करें तो आप देखिए ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है, हम लोग इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 सितंबर 1999 में स्थापना हुई थी। और ग्रुप ऑफ 20 की अगर हम लोग G20 के उद्देश्य देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। एक सप्ताह के इंतजार के बाद मानसून का केरल में प्रवेश, और आप देखते हैं दक्षिण पश्चिम जो मानसून है सबसे पहले आप देखते हैं केरल से ही शुरू होता है। केरल देखना चाहें तो ये केरल है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। देखिए इसकी कर्नाटक और तमिलनाडु से सीमा लगती है और मानसून आ चुका है। अब अवरोधों के बीच विपक्षी एकता का प्रारंभिक रोड मैप तैयार 2024 के लिए, आप देख रहे हैं कि वही बातें हो रही हैं। श्रीनगर स्कूल में ड्रेस के मुताबिक हिजाब की सलाह पर सियासत हो रही है। ये आप देखते हैं कि छात्राएं जो मुस्लिम छात्राएं लगाती हैं ना हिजाब, उसी पहनने की बात, उसी को लेकर विवाद चल रहा है। ठाणे में लिव इन पार्टनर को काटा, कुकर में वाला मिक्सी में पीसकर कुत्तों को खिलाया। ये आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि आज के समय में आप लोग देखिए बड़ा सचेत रहा करिएगा। इस तरह की घटनाएं कई हो रही हैं, कई घटनाएं आपके सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझना चाहिए थोड़ा, और अच्छे से रहना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। 27 साल बाद इस वर्ष भारत में होगी मिस वर्ल्ड प्रीति स्पर्धा। दुनिया भर में चर्चित मिस वर्ल्ड प्रीति स्पर्धा करीब 27 साल बाद इस वर्ष भारत में पुनः आयोजित होगी और प्रतिस्पर्धा का 71वां संस्करण इस साल नवंबर में आयोजित होने की उम्मीद है। और इसकी तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है। इसके पहले 1996 में भारत में इसका आयोजन किया गया था। कब? 1996 में। अब होगी, ठीक है। कनाडा के जंगलों में लगी आग के धुएं से न्यूयॉर्क बेहाल हुआ है और आप देखते पर्यावरण को भी इससे नुकसान होता है। और आप देखते प्राकृतिक कारण भी रहते हैं आग लगने के, और आप देखते मानव जनित कारण भी इसके रहते हैं। कैडेट अंक पूरे तो मिल जाएगी डिग्री डिप्लोमा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति ने कैडेट फ्रेमवर्क के आधार पर प्रमाण पत्र देने की सिफारिश की है। कोर्स की न्यूनतम अवधि पूरी करने की बाध्यता नहीं है। और आप देखते हैं कि अब नई शिक्षा नीति भी आई हुई है। और यूजीसी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी जो आपका क्या है ग्रांट्स कमीशन है ना, उसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। बाकी आप देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच काफी तनातनी चल रही है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। प्रगति मैदान में नहीं, अब आईईसी की छत पर बनेगा हेलीपैड। और सुरक्षा कारणों से दिल्ली शहरी कला आयोग ने हेलीपैड बनाने की नहीं दी अनुमति। छत पर बनेगा ऐसा ढांचा जो भविष्य में सौर पैनलों के लिए भी हो सकेगा इस्तेमाल। ये सम्मेलन केंद्र के साथ एक वीआईपी लाउंज, 2 सभागार व डाइनिंग रूम में भी होंगे, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता आप देखिए 600 से 900 लोगों तक की रहेगी। प्रधानमंत्री के लिए 25 कमरों का अलग कॉम्प्लेक्स भी रहेगा जहां बैठकें और सेमिनार हो सकेंगे। कुछ माह में ही इंडिया गेट की तरह प्रगति मैदान भी आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ 3 चिल्ड्रन पार्क होंगे, साथ ही एक झील भी होगी। अच्छी बात है। खालिस्तान समर्थकों को समर्थन तो रिश्तों पर असर। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए खालिस्तान आंदोलन की बात हमेशा चलती रहती, खालिस्तान देश बनाने की बात होती रहती। अभी हाल ही में आपने देखा कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है इसी मामले में। तो सिख पंजाब जो राज्य देखते हैं ना, उसको मिलाकर कुछ और उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का उसमें भाग है, उन्हें मिलाकर आप देखते हैं कि अलग देश बनाने की मांग होती रहती है। और कनाडा में आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा सिख परिवार रहते हैं और आप देखते हैं कि वो
अलग इस तरह की खालिस्तानी समर्थकों की मांग भी उठाते रहते हैं, तो उन्हीं को लेकर बातें हो रही हैं। सीमा पर शांति के बिना चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। और हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं मणिपुर में स्थिति शांतिपूर्ण, केंद्र सरकार ने दी 101 करोड़ रुपए की पैकेज की मंजूरी। अभी आपने देखा है कि जो जातीय हिंसा हुई है मणिपुर की, उसी को लेकर बात हो रही है। भारत और बांग्लादेश सीमा मुद्दों पर 11 जून को करेंगे वार्ता। अगर बांग्लादेश को आप लोग देखना चाहें तो देखिए, बांग्लादेश है 1971 में आज़ाद हुआ था, पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। या आप देख, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है 5 राज्यों की। ठीक है। मोदी सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे में उल्लेखनीय सुधार किया है, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। मिलावटी दूध बेचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी और किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की बात की गई, आप लोग बताइएगा। समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाने को तैयार हो रही है मानवयुक्त पनडुब्बी, ये रिजिजू साहब कह रहे हैं हमारे। विवादों के समाधान में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं एडीआर। एडीआर यानी कि आप देखिए किसकी बात हो रही है, विवादों का समाधान। जो आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश हेमा कोहली ने विश्व को किया इसे अपनाने का आह्वान। विमानन बिचौलिया दीपक ने विदेश से मिले सीएसआर फंड का किया दुरुपयोग। सीएसआर यानी कि गैर सरकारी संगठन, जो एनजीओ देखते हैं ना, उन्हीं के लिए कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी फंड का दुरुपयोग किया है। रेलवे स्टेशनों पर ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के नियमों में हुआ बदलाव, लाभार्थियों का बढ़ाया गया दायरा, मिलेगी ज्यादा सहूलियत। अच्छी बात है। एक कार्टून भी देख लिया करिएगा, मानसून एक्सप्रेस, तूफानी हवाओं से मानसून में दूरी, लगता है मेरी रफ्तार रोकने के लिए भी लूप लाइन तलाश ली गई है। इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, उस पर आपकी सोच पूछी जाती है कि आप इससे क्या सोचते हैं, तो जरूर सोचा करिएगा। चलिए आप लोग, ये राजनीति की खबरें चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, आप सभी जानते हैं। 2024 की भी बातें हो रही हैं खूब। और चुनाव, देखिए एक चुनाव आयोग के बारे में आप लोग याद रखा करिएगा। बाकी तो आप सभी जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप हमारे देश में चलता रहता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है चुनाव, आप सभी जानते हैं। और एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की है। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में एक गैंगस्टर का कोर्ट में ही गोली मार कर हत्या कर दी गई। जीवा की पत्नी ने अंतिम संस्कार में भाग लेने को सुप्रीम कोर्ट से मांगा गिरफ्तारी से संरक्षण। ये आप देखिए, जब से आपने देखा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, माफियाओं के और गैंगस्टरों के तो बुरे दिन चले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट के जज ने याचिका पर दी मनु स्मृति पढ़ने की हिदायत। एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता से ने गर्भ गिराने की दायर की थी याचिका। लड़की और भ्रूण के स्वस्थ होने पर गर्भपात की अनुमति नहीं का संकेत है, ये गुजरात हाईकोर्ट ने। आजकल आप देख रहे हैं कि मतांतरण का मुद्दा भी काफी चल रहा है, धर्म परिवर्तन का। तो ये आप लोग बच के रहा करिएगा, थोड़ी ये बातें मुझे लगता है कि जागरूक रहा करिएगा। आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। और दूसरी बात, आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान हमारा धर्म परिवर्तन को रोकता नहीं है। बार बार आप लोगों को बता रहा हूं। हो सकता है कि आप देखिए काफी चर्चा में बना हुआ है, तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। हमारे पहले जो कानून मंत्री थे और संविधान के जनक भीमराव अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। जबरन धर्म परिवर्तन को रोकता है, कि लालच में धोखे से जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तन होता है ना, उन्हें रोकता है। आईएनएस सतपुड़ा पर योग, इंडोनेशिया के मकसर में गुरुवार को आईएनएस सतपुड़ा पर योग करते जवान। भारतीय नौसेना के इस पोत में चौथी बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो और अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया। और आप देखते हैं कि योग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग जरूर बताइएगा नीचे। हज एक छुट्टी ना होकर धर्म पालन का माध्यम है, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट ने हज समूह के कई
आयोजकों के पंजीकरण प्रमाण पत्र व कोटा के निलंबन पर लगाई रोकें। ये उपेंद्र सिंह रावत होंगे युगांडा में भारत के नए उच्चायुक्त। कौन होंगे? उच्चायुक्त। केंद्रीय एजेंसी ही नहीं, सेना का भी रास्ता रोक देंगे, मदन मिश्रा कह रहे। तृणमूल कांग्रेस विधायक का वीडियो हो रहा है विधायक प्रसारित। और भाजपा ने कहा कि मित्रा की टिप्पणी कोई प्रासंगिकता नहीं है। अब आप देखते हैं कि बोलते हैं ना कि बोलते रहते हैं नेता तो कुछ भी बोलते रहते हैं ना। स्मार्ट सिटी की संकल्पना से पेड़ा ले पंचायत को बनाया आदर्श। प्रयागराज की जारी ग्राम पंचायत में प्रधान रीनू का स्वास्थ्य, शिक्षा व सुरक्षा पर विशेष ध्यान रहा है। आप लोगों से पहले भी मैंने बोला है कई बार कि अगर आपका सरपंच ईमानदार है, आपका प्रधान ईमानदार है, तो मैं इतना कहता हूं कि आप देखिए कम से कम 90 से 95% आपके गांव की समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन अधिकतर सरपंच किस तरह के होते हैं आप सभी जानते हैं। अब इस तरह का काम अगर किया जाए तो आप देखते हैं कि अलग ही रहेगा आपकी पंचायतें। ये आपका संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल वाला पार्ट है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं और एक सामान्य जानकारी आपको मिलती है। देश हित में नहीं, राजद्रोह कानून का खात्मा, जो आप देख रहे हैं कि अभी बहस भी चल रही है, विधि आयोग ने इस पर रिपोर्ट भी दी है। देश में अक्सर यह बहस जोर पकड़ने लगती है कि अब राजद्रोह कानून को विदाई दे दी जाए। और एक राजद्रोह कानून आप देखिए, याद रखिएगा, अंग्रेजों के समय का है, ठीक है। इसी शाश्वत बहस के बीच बीते दिनों विधि आयोग की ताजा रिपोर्ट में इस कानून को बनाए रखने की अनुशंसा की गई है। देश की एकता और अखंडता के लिए इस कानून की आवश्यकता रेखांकित करते हुए विधि आयोग ने कहा है कि इस कानून में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में निर्धारित सजा को बढ़ाने की बात भी उसमें की गई है। स्वाभाविक है कि ऐसी सिफारिश के बीच राजद्रोह कानून विरोधी लाबी को नए सिरे से अपना विरोध करने का अवसर मिल गया है। लेकिन सामान्य समझ वाला कोई भी व्यक्ति सहजता से यह देख सकता है कि संप्रति देश में राजद्रोही मनसा एवं मनोवृत्ति वाले तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में इस कानून की समाप्ति राष्ट्रीय हितों के प्रति बड़ा आघात होगी। और इस रिपोर्ट के संदर्भ में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि विधि आयोग की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है और हम सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद ही राजद्रोह कानून पर कोई अंतिम फैसला करेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर नई चुनौतियों में ने दस्तक दी है और सरकार इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसमें न्यायिक तंत्र से भी आवश्यक सहयोग अपेक्षित है कि वह सामान्य अपराध और आतंकी अपराधों के बीच फर्क करे। राजद्रोह कानून की समाप्ति के पीछे सबसे बड़ा तर्क इसके दुरुपयोग का दिया जाता है और निस्संदेह दुरुपयोग रोकने के उपाय होने चाहिए। लेकिन याद रहे कि इससे दर्द होने पर सिर को तो नहीं काटा जाता है। आखिर किस कानून का दुरुपयोग नहीं होता है? फिर राजद्रोह कानून की समाप्ति पर इतना जोर क्यों? खुद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में यह कहा कि राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को लेकर उसने 1962 में जो दिशा निर्देश दिया वह आज भी उससे सहमत है। हालांकि राजद्रोह कानून को लागू करने पर रोक से संबंधित हालिया फैसले से विचित्र स्थिति उत्पन्न हो रही है। उम्मीद है केंद्र सरकार संबंधित पक्षों से मंत्रणा कर देश हित में सुप्रीम कोर्ट को ताजा स्थिति से अवगत कराएगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और राजद्रोह कानून पर केंद्र सरकार किस तरह आम सहमति बनाती है यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस कानून से जुड़े कुछ विवादों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी देश के लिए इस प्रकार का कानून कितना आवश्यक है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने के 1962 के एक फैसले को याद करना उपयोगी होगा। 26 मई 1953 को बिहार के बेगूसराय में एक रैली हो रही थी और फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केदारनाथ सिंह रैली को संबोधित कर रहे थे। सरकार के विरुद्ध कड़े शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने कहा कि सीआईडी के कुत्ते बरौनी में चक्कर काट रहे हैं, कई सरकारी कुत्ते यहाँ इस सभा में भी है। जनता ने अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया और कांग्रेसी कुत्तों को गद्दी पर बैठा दिया। इन कांग्रेसी गुंडों को भी हम उखाड़ फेंकेंगे। और ऐसे उत्तेजक और अमर्यादित भाषण के लिए बिहार सरकार ने केदारनाथ सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया। केदारनाथ सिंह पटना हाईकोर्ट की शरण ली और हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा को परिभाषित किया और 20 जनवरी 1962 को मुख्य न्यायाधीश बीपी सिन्हा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि राजद्रोही भाषणों और अभिव्यक्ति को सिर्फ तभी दंडित किया जा सकता है जब उसकी वजह से किसी तरह की हिंसा, असंतोष या फिर सामाजिक
आक्रोश बढ़े। चूंकि केदारनाथ सिंह के भाषण से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह को राहत दे दी। और आप देखेंगे हालांकि राजद्रोह के सभी मामले केदारनाथ सिंह सरीखे नहीं होते हैं। जैसे कि फरवरी 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू परिसर में हुआ भारत विरोधी आयोजन, उसमें कश्मीरी आतंकी अफजल गुरु की बरसी मनाई जा रही थी और भारत की बर्बादी के नारे लगाए जा रहे थे। नारा लगाने वाले जेएनयू में थे और इस आयोजन के कार्यता धरता कश्मीर में राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ। लेकिन विडंबना देखिए कि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने मामला चलाने की अनुमति देने में 1 साल का समय लगा दिया। मामला अभी भी अदालत में लंबित है और यह भी कोई सहयोग नहीं कि आम आदमी पार्टी भी राजद्रोह कानून की समाप्ति के पक्ष में है। सवाल वोट बैंक का है जो है। अब जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई भी देश में बड़े पैमाने पर सक्रिय है, उसके पास से मिले साहित्य से स्पष्ट है कि उसका घोषित लक्ष्य 2047 तक हथियारों के बल पर इस देश में इस्लामिक शासन कायम कर देना है। राजद्रोह कानून के अभाव में ऐसे तत्वों से निपटना आसान नहीं है। किसी भी कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के सामने जब पूरे तथ्य आ जाते हैं तो अक्सर वह अपना पिछला निर्णय भी बदल देता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपातकाल के दौरान अपने एक चर्चित निर्णय से स्वयं को अलग कर लिया था। यह निर्णय बंदी प्रत्यक्षीकरण से जुड़ा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपातकाल में कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकारों में जीवन का अधिकार भी शामिल है। तब केंद्र सरकार के वकील नरेन डे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि यह आपातकाल ऐसा है जिसमें के दौरान यदि शासन किसी की जान भी ले तो उस हत्या के विरुद्ध अदालत की शरण नहीं ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तब नीरेन डे की बात पर मोहर लगा दी थी। वहीं जब आपातकाल का आतंक समाप्त हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस निर्णय पर पछतावा हुआ और ऐसी उदारता इस देश के सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। ऐसे में राजद्रोह के मामले में भी शीर्ष अदालत को समग्र परिदृश्य को ध्यान में रखकर ही विचार करना चाहिए। ये लेखक है, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ स्तंभकार हैं सुरेंद्र किशोर। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो आप देखते हैं कब की बात हो रही है, 1975 से 1977 तक जो लगी थी ना इंदिरा गांधी के समय, उसी की बात कर रहा हूं। और विधि आयोग की बात करें तो आप देखिए पहली बार 1834 में स्थापित हुआ था विधि आयोग। ठीक है। दोहरी मार्ग का शिकार हिंदी भाषी परीक्षार्थी ये विजय अग्रवाल, इनका जब भी आर्टिकल निकलता है तो जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। और आप देखते हैं पहले सिविल सर्वेंट भी रहे। पिछले दिनों संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आया। पहले के वर्षों के विपरीत इस बार हिंदी भाषी परीक्षार्थियों में खुशी देखी गई। इसका कारण रहा है कि 933 सफल उम्मीदवारों में से 54 उन विद्यार्थियों का सफल होना जिन्होंने परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा का चयन किया है। आप देख रहे हैं 933 में से टोटल 54 हिंदी भाषी छात्र चयन हुए, लेकिन फिर भी हम लोग खुशी मना रहे हैं। और आप देखते हैं कि यदि इसमें अन्य भारतीय भाषाओं में सफल होने वाली युवाओं की संख्या को जोड़ दें तो यह करीब 75 के करीब हो जाती, यानी कुल का करीब 8%, जिसे अब तक की रिकॉर्ड सफलता कहा जा सकता है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि सफलता के आंकड़े आधिकारिक नहीं है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग इस तरह का कोई अधिकृत आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराता है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस परीक्षा से जुड़े हुए न जाने कितने तरह के आंकड़े प्रकाशित करता है, जैसे कि सफल उम्मीदवारों की आयु, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, विश्वविद्यालय प्रयासों की संख्या, जाति, लिंग और विषय आदि इत्यादि। लेकिन न जाने क्यों वह बताने से परहेज करता है कि सफल होने वालों में कितने युवा किन किन भाषा माध्यमों के रहे हैं। आयोग यह भी नहीं बताता कि कितने युवा ऐसे रहे जिनकी मुख्य परीक्षा में कॉपियां इसलिए नहीं जांची गई क्योंकि वे अनिवार्य अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होने लायक नंबर प्राप्त नहीं कर सके, जबकि यह सब आसानी के साथ किया जा सकता है। जब वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि मुख्य परीक्षा में कितने युवाओं ने किस किस भाषा को माध्यम के रूप में चुना है, तब फिर इसके अंतिम रूप को प्रकाशित करने में हिचक क्यों है, समझ में नहीं आता है। यह गोपनीयता मन में कहीं ना कहीं संदेह की भावना तो पैदा करती है। क्या आयोग इस संदेह को दूर करने के लिए कोई कदम उठाएगा? सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी भाषा में सफल युवाओं की संख्या इस बार पिछले वर्ष की तुलना में दुगनी है और इसलिए खुशी होना स्वाभाविक है। लेकिन जब दिमाग में यह तथ्य उभरता है कि वर्ष 1979 से ही भारतीय भाषाओं को इसके लिए अनुमति दे दी गई तो अंदर उदासी और चिंता की एक लहर सी पैदा हो जाती है। 4 दशक से भी अधिक की यात्रा में यह कहां तक पहुंच पाई है? निश्चित रूप से सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में सफलता का यह जो दयनीय प्रतिशत है और इसके अपने सामाजिक और आर्थिक कारण हैं, इन पर आप काफ़ी विचार होते रहे हैं। इन कारणों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब बात प्रणाली की आती है तो किसी संस्था द्वारा लागू की जाती है
तब उस संस्था के उद्देश्य और उसकी पद्धति का संदेश से परे होना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य होता है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति आयोग का जो रुख है, दुर्भाग्य से वह संदेशपद है। इसका पहला और सबसे अधिक चिंताजनक एवं खतरनाक पहलू प्रश्न पत्रों में उपयोग लाई जा रही भाषा है। प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तैयार होते हैं और फिर उनका हिंदी अनुवाद कराया जाता है। सवाल यह नहीं है कि प्रश्न पत्र हिंदी में ही तैयार क्यों नहीं कराए जाते हैं, सवाल यह है कि जो अनुवाद कराया जाता है वह कैसा है, कौन उसे अनुवाद कर रहा है, क्या वह अनुवाद समझ में आने वाला है। बेहतर होगा कि हम यूपीएससी हिंदी का एक नमूना यहाँ देखें। यह अंश गत 28 मई को हुई प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र से। एक कथन, बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में आधुनिक चाल पर पेचार नोदित होता है। हिंदी के परीक्षार्थियों के सामने पहली सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे इस भाषा को समझें। कोचिंग देने वालों के पास इस समस्या का तोड़ इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है कि यदि हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो अंग्रेजी वाले अंश से समझने की कोशिश करो। लेकिन क्या यह सुझाव व्यवहारिक है? यदि उन्हें अंग्रेजी आ रही होती तो वे अंग्रेजी को ही अपना माध्यम बनाते ना। और यदि हम यह मान लें कि इतनी तो आ ही रही होगी या फिर इतनी तो आसानी से आनी ही चाहिए, तो क्या उनके पास इतना समय होता है कि वे ऐसा करें? 120 मिनट में 100 प्रश्न हल करने होते हैं और प्रश्न इतने लंबे और जटिल होते हैं कि एक एक क्षण कीमती होता है। यदि वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों को लेकर चलेंगे तो प्रश्न पूरा कर ही नहीं पाएंगे। एक बात और है जो हिंदी भाषियों से जुड़ी हुई है, भले ही कोई अपनी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज का माध्यम चुने, उसे प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में ही पढ़ने होंगे। जाहिर है कि यदि उन्हें इन्हीं अंग्रेजी आ रही होती तो वे उसे ही माध्यम बनाते। ऐसे में उनका भरोसा ही हिंदी पर ही होता। और आप देखते हैं गूगल महाशय की हिंदी ऐसी ही है कि अच्छे अच्छे हिंदी के विद्वान की समझ में ना आए और ऐसे में ये युवा अभ्यर्थी भाषाई स्तर पर दोहरी मार का शिकार हो जाते हैं। यहाँ संघ लोक सेवा आयोग साफ साफ भाषाई भेदभाव करता हुआ नजर आता है। क्या सचमुच अनुवाद की समस्या का कोई हल नहीं है जो लाखों युवाओं के भविष्य को दाव पर लगा रही है? और जब तक इस समस्या का हल नहीं ढूंढा जाता है तब तक इस परीक्षा में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम वाले उम्मीदवारों की संख्या का बढ़ना संभव नहीं है। और आप देखिए, हम लोग कहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे। भाई आप अंग्रेजी में का हाल देखिए, हिंदी का हाल देखिए, तो कुछ भी कह लीजिए, इंग्लिश जरूरी ही लगती है। अनमोल जीवन, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। प्रायः देखा जाता है कि जीवन का क्षण क्षण उस उद्देश्य के लिए व्यतीत होता चला जाता है जिसके होने अथवा ना होने का देश, जाति, समाज या जीवन के लिए तिलमात्र भी महत्व नहीं है। ये आप लोग पढ़ लिया करिए, अच्छा कॉलम रहता है अगर दिलचस्पी रहे। ये कनाडा में जो घिनौनी हरकत हो रही है, खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियां किसी से छिपी नहीं है, उसी की बात हो रही है सब। चिंता का विषय, राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण में उत्तराखंड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन बीते 5 वर्ष के अंतराल में कार्बेट टाइगर रिजर्व समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुई बाघों की असमय मौत ने चिंता बढ़ा दी है। और आप देखते हैं कि चीता आए हुए थे, उन्हें भी आप देखते हैं कि क्या रहा था, चीतों की भी डेथ हो चुकी है। कुछ जो कूना नेशनल पार्क में आए थे वही, और अभी भी टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं, सबसे ज्यादा वहीं देखने को मिलेगा। मुफ्तखोरी की संस्कृति घातक, ये आप लोग देखते हैं जो फ्री की रेवड़ी बांटने की बात होती है ना, हमारी सरकार आई तो हम 300 यूनिट बिजली देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, उसी की बात हो रही है। मुफ्तखोरी की संस्कृति घातक, देश में मुफ्तखोरी की संस्कृति जोर पकड़ती जा रही है। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर रही है। कहा जा रहा है कि अब उपभोक्ताओं को प्रति माह 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। और राजस्थान में 5 माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और कर्नाटक चुनाव में भी कांग्रेस ने मतदाताओं को प्रति माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। वहां पार्टी की जीत में इसकी भूमिका देखी जा रही है। और उसी की देखा देखी राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार ने लोगों को रेवड़ी देना शुरू कर दिया है। और कांग्रेस को लग रहा है कि जब कर्नाटक में चुनाव जीता जा सकता है तब अब राजस्थान में क्यों नहीं। अब जब 200 यूनिट वाले 1 करोड़ 25 लाख उपभोक्ताओं को 800 रुपये का तक का फायदा होगा तो लाभार्थी भाजपा को वोट क्यों देंगे। देखा जाए तो यह विशुद्ध वोट बैंक की राजनीति है। इस तरह की मुफ्त की घोषणाओं से राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है और उन पर दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा है। इन दिनों कोई भी सरकार कर्ज माफी और मुफ्त की रेवड़ियों के मामले में पीछे नहीं रहना चाहती है। चुनाव आते ही मुफ्त के वादे तैयार हो तो कर लिए जाते हैं, मगर चुनाव के बाद रेवड़ियों को बांटना सरकार के लिए कठिन हो जाता है। पहले ही रिजर्व बैंक मुफ्तखोरी के इस बढ़ते चलन को से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान को लेकर आगाह कर चुका है। आरबीआई ने राजस्थान सहित 10 राज्यों के वित्तीय हालात पर चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के अलावा बिहार, केरल, पंजाब, बंगाल जैसे राज्य कर्ज के भारी बोझ तले दबे हैं। अब राजस्थान भी इसी राय पर चल पड़ा है।
कर्ज लेकर घी पीने की कहावत राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के लिए सही साबित हो रही है। गहलोत सरकार ने अब तक के कार्यकाल में रिकॉर्ड रुपए का कर्ज लिया है। कहा जा रहा है कि अब तक की सरकारों ने जितना कर्ज लिया है उसका सब बड़ा हिस्सा गहलोत सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में लिया है। राज्य पर कुल कर्ज 4,34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। राज्य के प्रत्येक नागरिक पर करीब हजारों रुपए का कर्ज हो चुका है। यह कर्ज भारत कोरोना काल में लिए गए कर्ज के कारण भी बढ़ा है। पुराने और नए कर्ज को मिलाकर सरकार सालाना 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज अदा कर रही है। अब ये ब्याज सरकार के विधायक और मंत्रीगण अपनी जेब से तो देंगे नहीं, ये बोझ किसी न किसी रूप से जनता पर ही डाला जाएगा। बहरहाल मतदाताओं को समझना होगा कि रेवड़ी संस्कृति का अल्पकालिक आनंद राज्य के विकास को बाधित कर सबको रोड पर ला रहा है। और आप देखते हैं कि हर पार्टी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस और अन्य पार्टी, हर पार्टी आप देखते हैं रेवड़ी की बातें करती है। और आप देखते हैं कि जो वो देती है वो कहती है हम कल्याणकारी काम कर रहे हैं, और जो विपक्ष देता है, जो मतलब दूसरी पार्टियां देती हैं, उसे आप देखते हैं फ्री की रेवड़ी कह देते हैं। ये सब आप देखते होती रहती है। ये भी छोटे छोटे आप देखते हैं कि क्या रहते हैं कॉलम, इन्हें भी देख सकते हैं आप लोग। उच्च शिक्षा संस्थानों पर प्रतिस्पर्धी परिवेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की देश भर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं की सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया क्रम होने से ठीक पहले NIRF रैंकिंग जारी होने से छात्रों को सही संस्थान के चयन का निर्णय लेने में मदद मिलेगी, और साथ ही इससे उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धी परिवेश भी कायम होगा। बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, खरी खरी ये तंज कसा जाता है, देखते रहा करिएगा। आपाधापी के बजाय संतुलन का प्रयास। ये आप देखें अरविंद केजरीवाल साहब आजकल अध्यादेश को रोकने के लिए सबके पास जा रहे हैं। समुद्र तट से समाधान की राय। जलवायु परिवर्तन से तटीय क्षेत्र बहुत प्रभावित हो रहे हैं, जहां से बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापन की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में समस्या को प्राकृतिक रूप से सुलझाया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर किसी पर पड़ रहा है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गरीब देश हो या अमीर देश हो। बैंकों में अब तक आए 2000 के 50% नोट। RBI गवर्नर ने 500 रुपये के नोट को वापस लेने या 1000 के नोट फिर से शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। ये आप देखिए, इससे कहा जा रहा है कि रुपये का दायरा बढ़ेगा, 6.5% रहेगी विकास दर। महंगाई दर को नीचे लाने के लिए बढ़ाई जाती है नीतिगत दरें। चलिए आप लोग देखिएगा। खाद्य की खुदरा बिक्री भी कर सकेगी पैक्स। ये आप देखिए पैक्स यानी कि जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होती है ना, उन्हीं की बात हो रही। डिजिटल उधारी में नुकसान गारंटी पर गाइडलाइन जारी हुई RBI ने। BMW ने बाजार में उतारी M2 स्पोर्ट्स कार। धारा ने खाद्य तेलों के दाम 10 रुपये प्रति लीटर घटाए। NCLT में रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने को तैयार नहीं है तेल कंपनियां। सरकारी दखल के बाद हवाई किराए में आई 61% तक की कमी। और आप देखें सेवा निर्यात पर नहीं देखेगा IT सेक्टर में सुस्ती का असर, और 4.4% है सेवा के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी। 0.4% थी पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में। 167.01 अरब डॉलर था वित्त वर्ष 2013-14 में सेवा निर्यात, और 323 अरब डॉलर हो गया वित्त वर्ष 2022-23 में। ये 2 अगस्त तक ही खर्च हो जाएंगे साल भर का प्राकृतिक संसाधन, और यूं खिसकता गया ओवर अर्थ ओवर डे। ये आप देख लीजिए। इमरान खान के बुरे दिन चल रहे हैं आजकल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ना, यूक्रेन में बांध टूटने से हजारों घर डूबे, हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हुई है। कनाडा में आप देख लीजिए। अखंड भारत के जवाब में सामने आया ग्रेटर नेपाल का नक्शा। भारत और सर्बिया की रिश्ता आपसी विश्वास पर आधारित है, मुर्मू साहब कह रही हमारी। जोड़ मेला के लिए 170 भारतीय सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। ये भारतवंशी ऋतु कालरा बनी हार्वर्ड विश्वविद्यालय की CFO, ठीक है, मुख्य वित्तीय अधिकारी। इजरायली सेना पर पथराव, आगजनी आप देख रहे इजरायल में हो रहा है। संवेदनशील स्थानों से चीनी कैमरे हटाएगा ब्रिटेन, तैयारी शुरू हो गई। फ्रांस में ये आप देखेंगे, ये आप देखें खेल का क्षेत्र है।
और क्रिकेट आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए 469 रन, स्मिथ का भी शतक। भारत की खराब शुरुआत, महज 151 रन पर 5 विकेट गंवाए। ये आप देखिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट में भारतीय अभियान समाप्त हुआ है। किदाम्बी श्रीकांत की पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में गुरुवार को यह चीनी ताइपे के चिया हाओली के खिलाफ सीधे गेम में हार गए हैं। एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा भारत, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेना चाहते हैं पहलवान। एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची महिला जूनियर हॉकी टीम हमारी। और नीदरलैंड ने भारतीय पुरुष टीम को दी मात। भारत तालिका में शीर्ष पर। भारतीय ट्रप निशानेबाज यहां क्वालिफिकेशन में शीर्ष 6 में जगह बनाने में नाकाम रहने के बाद पदक दौर में नहीं पहुंच पाए। इसके बावजूद भारत ISSF जूनियर विश्व कप की अंक तालिका में 15 पदक के साथ शीर्ष पर है। ये सुनील छेत्री पर रहेंगी नजरें। भारतीय टीम शुक्रवार को यहां शुरू हो रहे इंटर कॉन्टिनेंटल कप में जब ट्रॉफी बचाने की कवायद पर उतरेंगी। पायस से हरप्रीत को हराकर उलटफेर। दिल्ली के पायस जैन ने टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए गुरुवार को यहां UTT राष्ट्रीय रैंकिंग चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता हरमीत देसाई को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। सवालेंका को चौंकाकर मोचोवा फाइनल में पहुंची है। गैर वरीयता प्राप्त कारोलिना मोचोवा ने दूसरी वरीयता एरिना सवालेंका को गुरुवार को आप देखिए 5-6, 6-7 और 7-5 से हराकर एक मैच पॉइंट बचाया और फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचकर बेलारूस की खिलाड़ी का विश्व में नंबर 1 बनने का सपना तोड़ दिया है। सही गलत का निर्णय जटिल है। चलिए ये भी आप लोग देखते रहा करिएगा, अगर दिलचस्पी हुआ करे तो। जिसमें दिलचस्पी हुआ करे वही देखा करिएगा। यहां भी देख लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी जानकारी मिल जाती है। प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक का हुआ थिएटर में डेब्यू। 1934 में आज ही के दिन डिज्नी की द वाइज लिटिल हैन एनिमेटेड फिल्म में पहली बार कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक को लोगों ने पर्दे पर देखा था। डोनाल्ड डक वाल्ट डिज्नी के सबसे प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर्स में से एक थे। बच्चों में बेहद लोकप्रिय डोनाल्ड डक को क्लोरेंस नेस ने अपनी आवाज दी थी। अमेरिका में लॉन्च हुई पहली बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी। 1959 में आज ही अमेरिका में दुनिया की पहली बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी को पानी में उतारा था। इसका नामकरण अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर किया गया था। अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के कारण ये पनडुब्बियां शीत युद्ध में एक प्रमुख हथियार प्रणाली बन गई थी। देश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी किरण बेदी। किरण बेदी का जन्म 1949 में आज ही के दिन अमृतसर में हुआ था। स्कूली शिक्षा के दौरान वह NCC में शामिल हुई। 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होकर नारकोटिक्स अधिकारी, आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ, प्रशासक सहित कई जिम्मेदारियां संभाली। महानिरीक्षक जेल के रूप में तिहाड़ जेल के कायाकल्प के लिए खास तौर पर आप देखिए जानी जाती है। 2003 में UN पुलिस सलाहकार पुलिस विभाग की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय और पहली महिला बनी। वह एक कुशल टेनिस खिलाड़ी के तौर पर भी जानी जाती रही है। ज्वालामुखी से उगला सफेद धुआं। फिलीपींस के मध्य अल्बे प्रांत में लुजोन द्वीप पर स्थित सक्रिय मेयोन ज्वालामुखी ने अचानक सफेद धुआं उगलना शुरू कर दिया। फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वालामुखी विज्ञान के वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी में खतरनाक विस्फोट का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने माउंट मेयोन के आसपास रहने वाले सैकड़ों परिवारों को भी सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। पहली बार मादा मगरमच्छ ने बिना नर के पैदा किया बच्चा। ये हमने जुरासिक पार्क फिल्म में देखा है कि कैसे मादा डायनासोर बिना नर के बच्चों को जन्म दे देते हैं। खैर वो तो एक फिल्म थी, इसमें कितने सच्चाई है, इस तरह की बहस होती रहती है। मध्य अमेरिका के कोस्टारिका में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बिना नर मगरमच्छ की एक मादा ने बच्चे को जन्म दे दिया है। और ये आप देखते हैं कि इसे वर्जिन वर्थ कहते हैं। मादा मच्छर द्वारा अंडे देना कोई नई बात नहीं है, वे अंडे देती हैं लेकिन उनमें बच्चे नहीं निकलते, इससे वर्जिन बर्थ कहते हैं। वैज्ञानिक पत्रिका बायोलॉजी लेटर में छपे शोध के अनुसार जिन मादा मगरमच्छ ने बच्चे को जन्म दिया वह 16 साल से अकेली रह रही। 2 साल की उम्र में उसे समूह से अलग कर दिया गया था और 2018 में उसने कई अंडे भी दिए थे। सिर्फ माँ के ही जीन्स मिले इसमें, इंसानों में अभी तक संभव तो नहीं है। लंबे समय तक कोरोना संक्रमण का असर कैंसर जैसा दिख सकता है सर, ये अनुसंधान कह रहा है। ठंडी गैस से कैंसर की कोशिकाओं को मारकर किया इलाज।
मधुमेह की दवा में मिली लंबे समय तक जवान रहने की गुण। ईवी के डीन रिसर्च प्रोफेसर रिजवी ने एंटी एजिंग के लिए मधुमेह की दवा को प्रभावी माना है। पाकुंडी ने बुझाई प्यास तो गोरिया का आ गई पास। देख लीजिए, जबलपुर में इंसानों से प्यार भी करते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। जानवर और पक्षी आप देखते हैं कि बेहतर है इंसानों से आज। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, ये भी पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा हैं, और आप लोग थोड़ी मेहनत करते रहिए अच्छे से। और आपका कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे मुझे, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा, ठीक है।